Okay, good evening students. Today's topic is chapter number 14, that is oscillation. So, oscillation start करने से पहले हमें oscillation से related जो motions है उनको study करना है. तो चलो start करते हैं motion के साथ में. तो motion के साथ में बेटा जो first motion को हम read करते हैं that is periodic motion. That is periodic motion. What about periodic? Periodic is represent a word that is period, that is time period. तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में अगर कोई भी मोशन खुद को रिपीट करता है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल कि मान लो कि आप एक किसी भी सीरियल के बहुत फैन हो. वो सीरियल क्या है, डेली 6 बजे आता है, 6 बजे शाम को आता है. तो 6 बजे शाम को आज सीरियल आया. अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे वो सीरियल कब आएगा, 6 बजे आएगा. दैट मीन्स क्या कि सीरियल के स्टार्ट होने का जो टाइम है वो क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है. एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में वो स्टार्ट हो रहा है. तो क्या हो रहा है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में खुद को रिपीट कर रहा है. बात समझ में आ रही. सन की बात करें, सनराइज हो रहा है. लेट कंसीडर सन 6:15 पे राइज होता है. तो अगर सन 6:15 पे राइज होता है तो नेक्स्ट डे भी सन कब राइज होगा, 6:15 पे राइज होगा. और अगर वो 6:15 पर राइज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है. तो इसको ही हम पीरियोडिक मोशन में काउंट करते हैं. whenever the motion of the particle will repeat itself after a specific time period, then the motion of that particle is called periodic motion. Done. But about the second one, the second type of the motion is called, that is called oscillations. Sorry, oscillations. You can say oscillation, and the another word is called vibration. And what about the vibration? Vibration तो जनरली सभी ने देखा होगा क्या कि बेस की अगर हम बात करें तो बेस वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है. नॉर्मल अगर हम बात करें किसी भी चीज को हम वाइब्रेट कर सकते हैं. तो वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल एक स्पेसिफिक मीन पॉइंट के रिस्पेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, जिसको हम बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोलते हैं. तो टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, दैट इज ओसिलेशन, और वी कैन से व्हाट, वाइब्रेशंस. अब यहां पर कई बार डिस्कशन किया जाता है कि वाइब्रेशन और ओसिलेशन दोनों को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो कैसे कर सकते हैं. जनरली तो हम इसे डिफरेंशिएट नहीं करते, बट अगर उनको फिर भी डिफरेंशिएट करना हो तो वाइब्रेशन क्या होता है, बहुत स्पीडली जब टाइम पीरियड के अंदर बहुत स्पीडली जब टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है और लो टाइम पीरियड के अंदर टू एंड फ्रो मोशन होता है तब उनसे वाइब्रेशन में लेते हैं. जैसे किसी भी एक रोड को लेना, उसे थोड़ा सा बेंड करना और छोड़ देना. अब वो रोड क्या करेगा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, वो वाइब्रेशन होगा क्योंकि वो कंप्लीटली फुल स्पीडली कर रहा होगा. बात समझ में आ रही. दूसरा काम क्या करना, किसी भी एक स्ट्रिंग को लेना, स्ट्रिंग का जो फर्स्ट एंड है उसको किसी रिजिड सरफेस से टाई कर देना, सेकंड एंड पे एक स्टोन को टाई कर देना. ठीक है. उसके बाद में स्टोन को क्या करना, थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करना और छोड़ देना. अब क्या होगा, वो स्टोन ऐसे ऑसिलेट करेगा. तो इसे ऑसिलेशन में ले लेते हैं, और नॉर्मल टू एंड फ्रो मोशन होता है उसे हम वाइब्रेशंस में ले लेते हैं. तो ये दोनों होते ही एक्चुअली एक ही हैं, बस दोनों की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंशिएट कर दिया जाता है. ठीक है. तो अब इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशंस. वी कैन से वाइब्रेशंस. तो जब ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो इस चैप्टर के सबसे मेन पॉइंट की टुवर्ड्स हम मूव करते हैं, दैट इज एसएचएम. एसएचएम क्या बेटा, वो समझ. एसएचएम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन. व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल का यूज करूंगा. जिस एग्जांपल को मैं यूज कर रहा हूं दैट इज अ स्प्रिंग कनेक्टेड विद ए मास. अ स्प्रिंग कनेक्टेड विद ए मास. तो हमारे पास में एक स्प्रिंग है और एक मास के साथ में कनेक्टेड है. जब भी हम एसएचएम को रीड करते हैं तो हमें कुछ आइडियल कंडीशंस का यूज करना पड़ता है. अब यहाँ आइडियल कंडीशन क्या है कि जो स्प्रिंग है हमारे पास में वो एक आइडियल स्प्रिंग है. क्लियर. क्योंकि ये क्या नहीं करेगा, एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं करना चाहिए यहाँ पे. और ये जिसके साथ कनेक्टेड है दैट इज अ रिजिड सरफेस.
तो ये आपके पास में क्या हो गया बेटा, ये आपके पास में हो गया रिजिड सरफेस, और ये आपके पास में क्या हो गया बेटा, दैट इज आइडियल स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग। और कोई भी मास इसके साथ में कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एम मास। अब क्या हुआ बेटा, हम इसके मोशन को स्टडी करते हैं। तो इसका मोशन कैसा हो रहा है कि मैंने इस एम मास को लिया और डिस्प्लेस कर दिया। अभी तक क्या है, अभी तक ये रेस्ट की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम के केस में। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर देता हूं कि ये जो केस है वो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डन। मैंने क्या किया, इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया बाय एम्पलीट्यूड ए। तो अगर मैं इसे डिस्प्लेस कर रहा हूं तो मैंने कंसीडर कर लिया कि मैंने इसे ए डिस्टेंस से क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब मैंने ए ही क्यों यूज किया, क्योंकि हम आगे कुछ डेफिनेशंस में रीड आउट करेंगे। ए हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो हमने क्या किया, ए पॉइंट से, ए डिस्टेंस से इसे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। 100% हुआ क्या होगा, जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होगा। अब स्प्रिंग जब स्ट्रेच करते हैं या स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है तो वहां पर एक फोर्स लगता है जो स्प्रिंग के स्ट्रेच होने का अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, और वी कैन से स्प्रिंग फोर्स। तो क्या होगा, जैसे ही स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ तो मैं यहां पर अगेन एक रिजिड सरफेस कंसीडर कर लेता हूं और उस स्प्रिंग को स्ट्रेच रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्लियर। तो अब क्या हुआ, इतना हमने इसे डिस्प्लेस किया तो यहां पर एक इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स। क्लियर। और सोचिए देखो कि अगर मैं इसे इतना सा ही डिस्प्लेस करता तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कम होता, थोड़ा सा और डिस्प्लेस करता स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, और अगर हम और उसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से उसे क्या करें, डिस्प्लेस करें तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल सोच के देखो कि जितना मेरे पास में मार्कर है इतना स्प्रिंग का जो नॉर्मल लेंथ है, इसके साथ में एक मास है, इस मास को मैंने इतना सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो 100% इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो इसे इनिशियल कंडीशन में वापस लेके जाएगा और ये यहां पर आएगा और यहां वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। 2 नंबर कंडीशन, इस मास को मैंने यहां तक डिस्प्लेस किया, पहले कहां तक कर रहा था, इतना ही किया था, अब की बार मैं इसे यहां तक डिस्प्लेस कर रहा हूं तो 100% जब मैं इसे यहां तक डिस्प्लेस करूंगा तो मुझे स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। अगर मैं स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच करूंगा तो स्प्रिंग में जो अपोज फोर्स है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स कंसीडर कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज आपको कंसीडर करनी है, क्या, द रिस्टोरिंग फोर्स should be proportional to displacement. क्लियर। अब ये चीज ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे उसी केसेस में लगेंगे, स्प्रिंग को कंप्रेस करके देख लो। जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे उसके नॉर्मल कंडीशन से, नॉर्मल जो उसकी लेंथ है उससे भी कंप्रेस कर दोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, उसका भी अपोज करेगा, क्योंकि आप वहां पे मास को डिस्प्लेस कर रहे हो और स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो क्या होगा, वो उसका भी क्या करेगा, अपोज करेगा और एक रिस्टोरिंग फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों ही केसेस में हम इस बात को ध्यान से समझते हैं। पहले मैं स्ट्रेस जो कंप्रेस कर रहे हैं उसे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं लाइक दिस। दैट इज मास एम। ओके, तो बेटा दोनों ही केसेस के अंदर अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन देखूं, यहां पर स्प्रिंग फोर्स जो फोर्स लगेगा दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, वो इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, और जो इसका मिड पॉइंट है वो पॉइंट ये। तो दैट मींस क्या कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन हमेशा किसके टुवर्ड्स है, हमेशा मीन पॉइंट के टुवर्ड्स है। तो बस इसी बेसिस पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन विच रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज exerted on that particle towards mean position। रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा मीन पोजीशन डायरेक्शन में होगा। बट उसके अंदर आपको एक चीज और ऐड करनी है, दिस इज ऑल्सो एडेड इन दिस कंडीशन दैट रिस्टोरिंग फोर्स ऑन दैट पार्टिकल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा आप उसे डिस्प्लेस कर दोगे, जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका वैल्यू भी कितना क्या होगा, उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरे सिनेरियो को, इस पूरे मोशन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ में आ गई, सिंपल था। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, या तो इसका हो रहा है या फिर हम पेंडुलम का एक एग्जांपल लेते हैं।
कि एक स्ट्रिंग है, उसके साथ एक बॉब है, वो क्या है, सस्पेंडेड है, तो अब क्या कर रहे हो आप, उसे ऑसिलेट करवा रहे हो, तो वो भी क्या कर रहे हैं, पॉइंट के टुवर्ड्स टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, तो इस मोशन को भी हम किसके अंडर लेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर लेंगे। बट यहाँ पर एक छोटा सा फिजिक्स और है, जब हम आगे जाके इसे रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एंगल का भी एक गेम है, कि एंगल जो होना चाहिए वो थोड़ा स्मॉल एंगल होना चाहिए, तो इसका गेम है, वो थोड़ा आगे समझेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, हम इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को रीड आउट करते हैं, क्योंकि अब इसे रीड करना है तो डेफिनेशन को रीड आउट करना पड़ेगा, तो चलो अब इसकी डेफिनेशंस को रीड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस डेफिनेशन को हम रीड आउट करना चाह रहे हैं या करेंगे, वो किसकी डेफिनेशन है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो मैं वन बाय वन यहां पे लिखता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो बेटा हार्मोनिक ऑसिलेटर का डेफिनेशन क्या होगा, सोच के देखो। यहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कर रहा है, दैट मींस टू एंड फ्रो मोशन कौन कर रहा है, वो मास जिसको आपने स्प्रिंग से कनेक्ट किया। तो ये एम मास क्या कर रहा है, सेंटर से डिस्प्लेस हो रहा है, फिर सेंटर के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, फिर सेंटर से फिर डिस्प्लेस हो रहा है, फिर सेंटर के टुवर्ड्स मूव कर रहा है। तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट किसका है, मास एम का है। तो वही चीज द ऑब्जेक्ट हु एग्जीक्यूट या विच एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर। तो यहां पर स्मॉल एम मास क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। इतनी सी बात क्लियर। अब स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पॉइंट हमारे पास में क्या आएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। जो सेकंड नंबर डेफिनेशन हम यहां पर रीड आउट करेंगे वो किसका आएगा बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस शिफ्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। दैट मीन्स कि आप इस कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक इंस्टेंट पे कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट कर रहे हो, उसी को आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट के अंदर कंसीडर करोगे। इसके बाद में जो थर्ड डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं वो कौन सी है बेटा, पॉइंट नंबर थर्ड, दैट इज एम्पलीट्यूड। अब डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, एट एन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपके पास में कितना उसे डिस्प्लेस किया है, कितना डिस्टेंस मीन पॉइंट से शिफ्ट किया है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर करते हैं। बट एम्पलीट्यूड क्या होता है, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर, एम्पलीट्यूड क्लियर। अब यहां पर इसको प्रैक्टिकली समझो। देखो कि ये जो आपके पास में मास है, वो मास ऑसिलेट कर रहा है लाइक दिस। क्लियर। अब मैंने किसी एक इंस्टेंट पे इसे रोक दिया, कैसे, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा था और मैंने यहां पे रोक दिया, तो अब इस समय यहां पर है इस पोजीशन पे, तो मेन पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर इस समय है, तो उसी को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं। बट मेन पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रही, तो सही है, तीन चीजें क्लियर। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, दैट इज टाइम पीरियड। दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए तो आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग अ साइकिल, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड टेकन टाइम टेकन इन रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट करने के लिए कितना टाइम टेक कर रहा है, दैट इज आल्सो कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन आल्सो कॉल्ड व्हाट, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपको डिफाइन कर सकते हो, जैसे भी वहां पे ऑसिलेशन हो रहा है, तो ऑसिलेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, उसमें पर साइकिल के अंदर, पर वाइब्रेशन में, पर ऑसिलेशन में जितना वो टाइम टेक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल टी से डिफाइन करते हैं। और इसी के बाद में हमारे पास में फिफ्थ जो डेफिनेशन रहता है, फिफ्थ डेफिनेशन क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी भी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, तो फ्रीक्वेंसी को एफ से या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज 1/mt।
अब यहाँ पर जनरली ना कुछ चीजें आज की जाती हैं, जैसे अगर मैं आपकी हार्ट बीट की बात करूं तो हार्ट बीट हम जनरल कंसीडर कर लेते हैं कि 1 मिनट में 72 बार जो हार्ट है वो धड़कता है, दिल धड़कता है कितनी बार, 72 टाइम्स, ठीक है। तो बीट्स की वैल्यू कितनी है, 72। अब यहाँ पे सीन क्या है कि यहाँ पे हम टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं कि एक सिंगल टाइम धड़कने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। अब उसी टाइम पीरियड के थ्रू हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो ये चीजें हम फाइंड कर सकते हैं किसके थ्रू, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हम मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, बट ये है कि एंगल के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड की जाती है और एक सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं हम उसे एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। When we multiply frequency to a specific factor 2 pi, then the whole term is called angular frequency. So angular frequency को जनरली हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ओमेगा से, और इसका वैल्यू हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2 pi f, या फिर आप इसे 2 pi न्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सेकंड चीज हमें क्या पता है, f का वैल्यू तो 1 by में t के इक्वल होता है, तो यही वैल्यू मेरे पास में क्या बन जाएगा, 2 pi by में कैपिटल T। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब चलो नेक्स्ट पार्ट पे, इसका नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज डेफिनेशन नंबर 7। सेवंथ जो डेफिनेशन है वो रिप्रेजेंट करती है फेज को। तो सेवंथ डेफिनेशन दैट इज फेज। अब फेज को समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉपर्ली समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बोर्ड का एक पार्ट यूज कर लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहां पे हम समझते हैं किसको, फेज को। तो फेज को समझने के लिए पहले हम इसके ऑसिलेशन को समझते हैं कि यहां पे ऑसिलेशन कैसे हो रहा है। यहां पर इसके सेंटर पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, फिर एक डायरेक्शन में गया, मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ, दैट इज एम्पलीट्यूड के इक्वल डिस्प्लेस हुआ, फिर सेंटर पॉइंट पे आ गया, फिर डिस्प्लेस हुआ और फिर सेंटर पॉइंट पे आ गया। क्लियर। अच्छा, ऐसी चीज और कहां होती है उसको समझो। आपको किसी भी क्लास के अंदर लाइक 10th क्लास में साइन के ग्राफ को समझाया होगा। अब साइन का ग्राफ कैसा होता है बेटा, वो देखो, साइन के ग्राफ को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। बात समझ में आ रही। और हम ये बात बोलते हैं कि जो साइन का ग्राफ है वो किस किस के बिटवीन वैरी करता है, 1 to -1, इसके मिड में इसका जो भी वैल्यू है वो वैरी करता है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले ये मास कहां है, सेंटर पे। अब इसको आपको साइन के ग्राफ के साथ कंपेयर करना। अभी यहां पर सेंटर पे, यहां पर ये सेंटर पे, क्लियर। इसके बाद में इसने मूव किया और ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे चला गया। तो ये पार्टिकल ने मूव किया और अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे चला गया। कैसे, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे ये पार्टिकल अप साइड मूव करता जा रहा है, दैट्स व्हाई इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से प्लॉट हो रहा है। तो मैक्सिमम मूव करता हुआ यहां पर आ गया, क्लियर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेस हो गया, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ, जितना भी डिस्प्लेस हुआ उसको मैंने एक बार ए से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, ये यहां से सेंटर पॉइंट पे आया और यहां से ये जो पॉइंट है वो भी सेंटर पॉइंट पे आ गया। देन अगेन क्या हुआ, ये यहां से सेंटर पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ और मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ, दैट मींस एम्पलीट्यूड के साथ डिस्प्लेस हुआ, तो ये भी एम्पलीट्यूड के साथ में डिस्प्लेस हुआ और अगेन ये वापस सेंटर पॉइंट पे आ गया। तो ये भी अगेन कहां पर आ गया, सेंटर पॉइंट पे। तो दैट मींस क्या बेटा, कि ये कहीं ना कहीं जब हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे तो किसके ग्राफ को प्लॉट करेगा, कि साइन के ग्राफ को प्लॉट करेगा। पर पॉइंट ये है कि अगर मैं यहां पे ए का वैल्यू 5 मीटर कंसीडर कर रहा हूं, तो ये जो आपके पास में मास है वो +5 और -5 के मिड में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। पर साइन का वैल्यू तो 1 से -1 होता है। तो साइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे साइन के थ्रू, तो उसका इक्वेशन हम ऐसे बनाते हैं लाइक x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। क्या इक्वेशन बनाया मैंने, a sin ओमेगा t। बात समझ में आ रही। अब इसको आपको प्रॉपरली समझना है। प्रॉपरली कैसे समझना है, वो ये देखो, ये आपके पास में क्या है, ओमेगा। ओमेगा आपके पास में क्या होता है, अभी हमने समझा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 2 पाई ओवर में कैपिटल टी। क्लियर। तो
इसको यूज करके देखो, a sin 2 पाई बाय में कैपिटल T इंटू में स्मॉल t, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो इसके ऑसिलेशन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये सेंटर में था तो 0 टाइम, पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम लगता है t। तो फर्स्ट टाइम ये यहां पर गया, सेकंड टाइम मिड में आया, थर्ड टाइम इधर गया, फोर्थ टाइम मिड में आया, मतलब 4 पार्ट में इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो मतलब फर्स्ट टाइम इसका टाइम पीरियड कितना होगा, यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक रीच करने में टाइम पीरियड कितना होगा, t/4। फिर वापस t/4 ऐड होके यहां पर जब सेंटर में आएगा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t/2। फिर यहां से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 3t/4। और वापस सेंटर में आएगा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अब ये चारों पार्ट अपने माइंड में रख के देखो। सबसे पहले मैं पार्ट की बात करता हूं। उस समय ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहां x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका मिड पॉइंट से, उसी को हमने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया था। तो यहां पर भी वही डिस्प्लेसमेंट है। जब मैं टाइम पीरियड का वैल्यू t/4 कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पुट कर दो। अगर आप यहां पे t/4 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, a sin 2 पाई बाय bt। अब a तो हमारे लिए क्या है, 5 है, और इंटू में t बाय में 4। इसको सोल्व आउट कर लो बेटा। सोल्व आउट कर दो, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ लास्ट टर्म बच जाएगी π/2। π/2 क्या होता है बेटा, π/2 दैट मींस 180/2 दैट मींस 90, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो दैट मींस यहां पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आया, एम्पलीट्यूड के इक्वल आया, और वो भी प्लस में इक्वल आया, तो वैल्यू a आ गया। ऐसे आप फाइंड करोगे किसमें t/2 टाइम पे, तो t/2 टाइम पे क्या हो जाएगा, इसको t/2 पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट, पाई का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री, और sin 180 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब sin 180 का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू क्या हो गया, 0। दैट्स व्हाई ये कहां पर आ गया, अपने सेंटर पॉइंट पे। तो दैट मींस क्या कि इस पूरे मोशन को मैं साइन की इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। सेकंड नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। इस पूरे के पूरे मोशन को मैं कोस की इक्वेशन से भी प्रूफ कर सकता हूं, या कोस की इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकता हूं। कैसे कंपेयर कर सकता हूं वो देखो, मैंने इसे स्टार्टिंग, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो यहां से कंसीडर किया, मतलब मैंने ऑलरेडी इसे एक एम्पलीट्यूड से शिफ्ट कर दिया, और अब मैं इसका मोशन स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा मोशन हम तब स्टार्ट करते हैं जब हम उसे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, चाहे हम उसके सेंटर पॉइंट से स्टडी करें और चाहे हम उसे एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट से स्टडी करें। तो अगर मैं उसे एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट से स्टडी करूंगा तो ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एम्पलीट्यूड से डिस्प्लेस्ड है। अब मैंने यहां से इसे छोड़ दिया तो इसका ऑसिलेशन कैसे होगा, पहले सेंटर में आएगा, फिर अपोजिट जाएगा, फिर सेंटर में आएगा, फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब कोस का ग्राफ अपने माइंड में रोटेट करके देखो। कोस का ग्राफ जब भी ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं, लाइक दिस। ये कोस का ग्राफ है। तो कोस के ग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले मैंने इसे क्या रखा था, मैक्सिमम पे रखा था, तो मैक्सिमम पे। जब मैंने यहां से रिलीज किया मास को तो कहां आएगा, सेंटर में आएगा, कोस का ग्राफ भी सेंटर में आया। फिर उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम गया, फिर वहां से वापस सेंटर पे आएगा तो वापस सेंटर पे आ गया। सेंटर में आने के बाद में फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा और अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। दैट्स व्हाई यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी हम एसएचएम की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसे कोस और साइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कोस और साइन में हम मल्टीप्लाई किसका कर देते हैं, क्योंकि कोस और साइन तो 1 और -1 के बिटवीन वेरी करता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एम्पलीट्यूड से, और हमारे पास इक्वेशन बन जाता है a sin ओमेगा t या फिर a cos ओमेगा t। बात समझ में आ रही है। अगर ऐसे ऑसिलेशन होगा तो sin ओमेगा t, इस टाइप से ऑसिलेशन चल रहा होगा तो cos ओमेगा t के अंडर में आएगा। तो चलो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको रफ कर देता हूं। हमें फेज का डेफिनेशन क्लियर करना था, तो फेज के डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए जिन चीजों को हमने क्लियर कर लिया वो समझ लो। हमने ऑसिलेशन के अंदर कुछ पार्ट्स को क्लियर कर लिया कि हम ऑसिलेशन को दो इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला x a sin ओमेगा t और दूसरा
x इज इक्वल टू में a cos ओमेगा t। बात समझ में आ रही? अब साइन और कोस क्या बेटा? साइन और कोस तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी ये बात डिसाइड कर रहा है कि वो पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे कहां पर है। इंस्टेंट हम किसको बोलते हैं? किसी स्पेसिफिक टाइम को। अब किसी स्पेसिफिक टाइम में वो पार्टिकल कहां है, वो टाइम पीरियड पर डिपेंड करेगा। और वो टाइम पीरियड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसी एंगल को हम क्या कंसीडर करते हैं? फेज कंसीडर करते हैं। इसी एंगल को हम क्या कंसीडर करते हैं? फेज कंसीडर करते हैं। यही एंगल हमारे लिए किसका वर्क करेगा? फेज का। अब बेटा अपने स्टेप को थोड़ा सा और इंप्रूव कर दो। अभी तक आपने क्या सीखा? दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, या तो वो मोशन सेंटर से स्टार्ट होगा और ओसिलेट करेगा तो हम साइन वाला यूज करेंगे, या वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होगा और ओसिलेट करेगा तो हम कोस वाला यूज करेंगे। अब मैं आपको थर्ड कंडीशन बताता हूं, क्या कि मैंने स्टडी कब स्टार्ट की वो ध्यान से समझना। मैं इसे यहां से इधर लेके गया, अभी तक मैंने इसे स्टडी करना स्टार्ट नहीं किया, तो इतना डिस्प्लेस कर दिया मैंने एम्पलीट्यूड से। अब मैं इसे मिड में लेके आ रहा हूं, मतलब ना तो मिड पॉइंट पे लाया और ना ही एम्पलीट्यूड पे लेके गया, बीच में रखा और यहां पे इसे रिलीज कर दिया और यहीं से इसकी स्टडी भी स्टार्ट कर दी। तो इसका मोशन कैसा हो रहा होगा? यहां से पहले इधर गया सेंटर में, फिर इधर आया, फिर सेंटर में आया, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से क्या हुआ? शिफ्ट हुआ, फिर अपने पहले वाले पॉइंट पर वापस आ गए। बात समझ में आ रही? तो बेटा यहां पर क्या है कि यहां पर जो पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो रहा है वो तो ना तो एम्पलीट्यूड से हो रहा है और ना ही सेंटर पॉइंट से हो रहा है, तो मिड से कहीं से हो रहा है। तो मिड से कहीं से हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम क्या करते हैं? हम ऐसे लिख देते हैं a sin ओमेगा t प्लस फाइन। अब ये क्या लिखा मैंने और क्यों लिखा वो देखो। टाइम को अगर आप जीरो कर दोगे तो ये टर्म तो जीरो होगी। साइन फाइन ऑफ किसी ना किसी स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे साइन फाइन ऑफ का वैल्यू क्या होगा? 0 to 1 के मिड में होगा। अगर मेरे पास में फाइन ऑफ का वैल्यू 0 to 90 के मिड में है तो इसका साइन का वैल्यू 0 to 1 के मिड में होगा। और 0 to 1 के मिड में किसी भी वैल्यू को आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा लेस देन a आएगी। लेस देन a आने का मतलब क्या है? कि इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई जब हमारे पास में ये वाला टर्म रहता है फाइन आउट, तो हम फाइन आउट के थ्रू हम उसके इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके थ्रू? फेज के थ्रू। दैट्स व्हाई इस फाइन आउट को हम क्या कंसीडर करते हैं? हम इनिशियल फेज कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करें इसको? इनिशियल फेज। ये प्रॉपर पूरा हमारे पास में फेज है और जो सिर्फ फाइन आउट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं। वैसे ही हम इसकी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू में a cos ओमेगा t प्लस फाइन आउट। इसके अलावा जब आप थोड़े से हायर क्लासेस में चल जाओगे या हायर लेवल स्टडी करोगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि सम ऑफ साइन एंड कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी हम किसके अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं? एसएचएन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट मैं फंक्शन लिखने वाला हूं ये भी एसएचएन को रिप्रेजेंट करता है पर हम इसका यूज नहीं करेंगे। दैट इज x इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा sin cos ओमेगा t। ये भी एसएचएन को रिप्रेजेंट करता है पर थोड़ा सा हायर है। दैट्स व्हाई हम इसको यहां पर स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू हमने एक फेज को कंसीडर कर लिया और एक इनिशियल फेज, इन दो डेफिनेशंस को भी रीड आउट कर लिया। अब बेटा एग्जाम में जब 11th के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ना एक फंक्शन दे देते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं। क्या करते हैं आपसे कि ये जो गिवन फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं, तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है वो समझ लो। लेट कंसीडर मुझे एक फंक्शन दे दिया, दैट इज फंक्शन है मेरे पास में, फंक्शन को मैं fx लिख रहा हूं। ठीक है, फंक्शन है मेरे पास में दैट इज साइन ओमेगा t प्लस 9 और मुझे ये कंसीडर करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है मेरे पास में ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आस्क कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल, जो भी t है उसको t प्लस कैपिटल T से कन्वर्ट कर दो, उसे t प्लस कैपिटल T से कन्वर्ट कर दो। अगर अगेन सेम आंसर आ जाता है तो वो पीरियोडिक है, नहीं आता तो दैट मींस वो नहीं है। कैसे? चेंज करके देखो, साइन ओमेगा t प्लस कैपिटल T
प्लस 9। बात समझ में आ रही है? आगे सोल्व कर लो इसे। साइन ओमेगा टी, ओमेगा कैपिटल टी प्लस 9। अब मैंने आपको एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन बताया था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था? ओमेगा इक्वल्स में 2 पाई बाय में कैपिटल टी। ये कैपिटल टी क्या था? टाइम पीरियड। और यहां पर हम जो कैपिटल टी ऐड करते हैं वो भी क्या होता है? वो टाइम पीरियड होता है। तो ओमेगा इंटू में कैपिटल टी 2 पाई को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां इस ओमेगा कैपिटल टी की जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। अगर यहाँ 2 पाई आया तो वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन 2 पाई प्लस ओमेगा टी प्लस 9। अब साइन 2 पाई का मींस क्या है? 360। देन साइन 360 प्लस थीटा, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू साइन थीटा। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द आंसर इज साइन ओमेगा टी प्लस 9। तो ये फंक्शन हमारे लिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये फंक्शन हमारे लिए बिहेव कर रहा है एज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो इस अकॉर्डिंग भी आप कुछ न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो? सोल्व आउट कर सकते हो। ये वाला पार्ट भी क्लियर? तो अब हमने एसएचएम को स्टार्ट कर दिया और हमारे पास में आ गई इक्वेशंस साइन और कोस की। अब हम इसके बाद में इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं कि एसएचएम की इक्वेशंस कैसे बनी है। ये इक्वेशंस हैं, इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में है। अब ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी किस पॉइंट पर कितना कितना होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन सभी को स्टडी करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। चलो स्टार्ट करते हैं।